नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम सीएम योगी ने किया नाम। सीएम योगी ने कहा नए भारत में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ज्ञानवापी स्थित वजू खाने के सर्वेक्षण की मांग की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने दी नई तारीख। 10 नवंबर को अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दी तारीख। कल रामपुर का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। आजम खान से करेंगे मुलाकात। आजम खान ने कहा अखिलेश जी मुझसे मिलेंगे और मैं सिर्फ उनसे ही मिलूंगा। मायावती ने सपा कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। काशीराम जी के सम्मान को बताया दिखावा। जातिवादी रवैये पर उठाए गंभीर सवाल। अयोध्या में होगा ऐतिहासिक दीपोत्सव। 19 से 23 अक्टूबर तक रामनगरी में भव्य आयोजन की तैयारी। बहराइच में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। बस में सवार थे 70 से अधिक श्रद्धालु। 22 से अधिक श्रद्धालु घायल। 5 की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर आपको हमीरपुर से बताने जा रहे हैं, जहां एसएचओ को हत्या की धमकी देने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें दुकानदार की शिकायत पर आरोपी के घर पहुंचे थे एसएचओ। आपको बताते चले एसएचओ को फोन पर धमकी देकर फरार हो गया था आरोपी। दुकानदार व आरोपी के बीच खरीदारी को लेकर मारपीट भी हुई थी। इसके साथ ही दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इसके साथ ही आरोपी से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है। मुस्करा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बरेली से बताने जा रहे हैं, जहां लंदन दाखिले के नाम पर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। आपको बताते चले बरेली के छात्र सत्य प्रकाश बना ठगी का शिकार। वहीं रमनीत, जसप्रीत और दविंदर कौर पर गंभीर आरोप ठगी के लगाए गए। उनके ऊपर विदेश भेजने के नाम पर कई वर्षों से ठगी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेडियम रोड स्थित माफ किए गए एडीयू लाइफ कंपनी पर संदेह। पुलिस शिकायत पर धमकी और मारपीट के भी आरोप लगे। बारादारी थाना क्षेत्र में यह मामला को दर्ज किया गया था। आपको बता दें छात्रों को ये है कि मैं 2022 से उनके कांटेक्ट में था। 2022 से मैं उनके कांटेक्ट में था। उन्होंने मेरा एडमिशन के लिए बोला था कि लंदन में हम आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया और भी यूनिवर्सिटी हैं कई, उनमें एडमिशन करा देंगे आपका, और आपका एडमिशन करा देंगे। उसके बाद आपको कोई भी जैसे आइल्स वगैरह का एग्ज़ाम होता है वो देना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये बोला, तो उन्होंने कहा इसका जो फीस है कॉलेज की वो 16 लाख रुपये फीस है और बाकी 1 लाख रुपये जो है हम लेंगे। अहम जानकारी आपको बरेली से बताने जा रहे हैं, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताते चले फिलिस्तीन इजराइल युद्ध को 2 साल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए गाजा में बमबारी से हजारों निर्दोष की बात कही है। इसके साथ ही हमास की हिंसा पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा हमास की हिंसा को बताया कारण इस्लाम अमन और इंसाफ का धर्म। इसके साथ उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी संगठन बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। भारत ने हमेशा शांति का समर्थन किया। इसराइल की ज्यादती को फराहम करने के लिए, मौका देने के लिए यह हमास मुजरिम है। और जबकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया।
फिलिस्तीन का मसला सिर्फ अमन और शांति से ही हल हो सकता है, हिकमत और तदब्बुर से हल हो सकता है, बातचीत, डायलॉग, इफाम और तफहीम से हल हो सकता है। जंगो जिदाल, लड़ाई, कत्लो क़िताल से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। वहां पर फिलिस्तीन के मसले को हल करने के लिए यासिर अरफात जैसी शख्सियत की पॉलिसी अपनाना होगी। यासिर अरफात की शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के मसले को बहुत बखूबी उभारा। और खबर आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं, जहां बिल्लौर में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला यहाँ पे देखने को मिला है। आपको बता दें, गलत इलाज से 11 माह के मासूम की मौत हो गई। मासूम की मां ने डॉक्टर उमेश पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले, इंजेक्शन के बाद रास्ते में मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। लगातार मासूमों की जान ले रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। बिल्लौर में फिर उजागर हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता बनी चिंता का विषय। खबर आपको नाव से बताने जा रहे हैं, दिवाली से पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटाखों की दुकान के अफसरों पर का छापा मारा है। आपको बता दें, छापेमारी से पटाखा बाजार में हड़कंप का माहौल है। आपको बता दें, एसडीएम, सीओ और सीएफओ फोर्स संग मौके पर पहुंचे और लाइसेंस, एनओसी और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। वहीं आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता को भी उनके द्वारा देखा गया। इसके साथ ही बिना अनुमति की दुकानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अवैध पटाखों की दुकान पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के अब्बासपुर के पटाखा बाजार में ये कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति की दुकानों पर सख्त कार्रवाई के प्रशासन के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ से आपको अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, जहां चिन्हट पुलिस की मुस्तैदी से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर 10,000 के इनामी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी अभय सिंह प्रताप के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया। पुलिस ने उसके पास से देसी पिस्टल, 2 कारतूस और 32 बोर की मैगजीन को बरामद किया है। फायरिंग और धमकी के मामले में यह आरोपी फरार चल रहा था। गोमती नगर विस्तार पे किराए के मकान में आरोपी रह रहा था। एसएचओ दिनेश मिश्रा की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। डीसीपी शशांक सिंह ने गिरफ्तारी की जानकारी दी। अहम जानकारी आपको औरैया से बताने जा रहे हैं, जहां एसपी अभिषेक भारती ने आकस्मिक निरीक्षण किया। वाल्मीकि जयंती पथ संचलन को लेकर उन्होंने समीक्षा की। इसके साथ ही रामलीला के दृष्टिगत व्यवस्था की समीक्षा उनके द्वारा की गई। पुलिस कंट्रोल रूम, एकीकृत कमांड रूम का निरीक्षण किया गया। साथ ही यूपी 112 कार्यालय का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की चेकिंग की, दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उनकी तरफ से कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और यह से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां मूर्ति विसर्जन में हादसे के बाद नदी से लगातार शवों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी से रेस्क्यू के दौरान एक शव और मिला है। पहले सचिन, फिर दीपक, अब
गजेंद्र का शव नदी से रेस्क्यू कर लिया गया। फिलहाल हरेश की तलाश अभी बाकी है। लापता लोगों की लगातार तलाश जारी है। अब तक आपको बताते चले, अब तक 11 शव नदी से बरामद किए हैं। एक का चल रहा है एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज। वही एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना लगातार नदी पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। उतंगन नदी में 2 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान 11 लोग डूबे थे, जिसके बाद से लगातार वहां पर रेस्क्यू कर लोगों के शव को बरामद किया जा रहा है। और यह से आपको अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, जहां वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा में डीएमएसपी शोभा यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डीएमएसपी द्वारा एसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस को दिशा निर्देश दिए। वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाए। साथ ही प्रशासन और पुलिस की टीम वहां पर मुस्तैदी से तैनात रही। वहीं एसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जानकारी आपको बहराइच से बताने जा रहे हैं, जहां अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। फैक्ट्री संचालक बुद्धि सागर विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी का साथी अरमान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही 315 बोर तमंचा सहित अधबने असला पुलिस ने बरामद किए हैं। एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी ने इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 315 बोर तमंचा सहित अधबने असलहों को पुलिस ने बरामद किया है। खैरीघाट थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा से ये गिरफ्तारी हुई है। एटा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइकों की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए। एक बाइक सवार पिता पुत्र इस हादसे में घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पिता पुत्र पूजा कर लौट रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। दूसरा बाइक सवार पनवेश खेत देखकर लौट रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में सभी घायलों को भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। थाना पिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत पुठिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। अहम जानकारी को कन्नौज से बता रहे थे, युवक की हत्या का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया। दोस्त ने ही करवाई थी दोस्त की हत्या। पैसों के लिए दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। पहले आगरा घुमाने के बहाने बुलाया, गाड़ी में नशा करवाकर रस्सी पूरी साजिश। रस्सी से गला घोटकर कर दी दोस्त की हत्या। वही शव एक्सप्रेसवे के किनारे शव फेंक कर दोस्त चला गया। गांजा तस्कर ने दी थी 2 लाख की सुपारी। तालग्राम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए 5 तारीख की सुबह एक डेड बॉडी एक्सप्रेसवे के 179 किलोमीटर पर मिली थी, जिसमें गले में चोट के निशान थे। बाद में इसकी पहचान सुमित राठौर के रूप में हुई थी। कोतवाली कन्नौज के रहने वाला था। और इसमें जब पोस्टमार्टम कराया गया तो इसमें मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था, गला घोट करके हत्या की गई थी।
बांदा जिले के कंचनपुर में 25 वर्षीय नव विवाहिता खुशबू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता राम विशाल ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शादी में 15 लाख रुपए का सामान देने के बावजूद ससुराल वाले लगातार 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। 5 अक्टूबर की रात खुशबू और उसके पति सोनू साहू के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद सुबह खुशबू की मौत की सूचना मिली। पुलिस ने बीएनएस की धारा 304 बी और 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक प्लास बंसल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। एक बार फिर बांदा में दहेज की बलि बेटी को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। क्या नाम था? खुशबू। खुशबू। उसके पति के क्या नाम है? सोनू। सोनू। क्या हो गया? बस कुछ नहीं, झगड़ा होता था, दारू पी के मारता था, लिवाटी लाया, दशहरा मिलने आया है, लिवाटी कल लोग मिलना है, हाल झगड़ा कर दिया है। कह रहा कि चलो मैं घर में बताऊंगी। तो क्या हुआ, फांसी लगा ली? बस फांसी लगा दी है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक विवाहित महिला का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना के प्राप्त होने पर थाने की फोर्स और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर जाया गया और वहां का मुआयना किया गया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। इस पर अहम जानकारी आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं। आईएएस सुरेंद्र सिंह बनाए गए सचिव। लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव का संभालेंगे चार्ज। प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं सुरेंद्र सिंह। तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं सुरेंद्र सिंह। आईएएस सुरेंद्र सिंह बनाए गए सचिव। लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव का अब संभालेंगे चार्ज। प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं सुरेंद्र सिंह। तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं सुरेंद्र सिंह। बता दें आपको, प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं सुरेंद्र सिंह। तेज तर्रार छवि वाले अफसर माने जाते हैं सुरेंद्र सिंह। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़ चुके। के साहब, आपसे जानना चाहें खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सुरेंद्र सिंह भारत सरकार में प्रतिनिधित्व पे गए थे। आपको जानकारी होगी भी कि किसी भी कोई भी आईएएस अधिकारी जो 5 साल के प्रतिनिधित्व पे जाता था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में आके अपनी ज्वाइनिंग नियुक्ति विभाग को दे दी थी। आज उन्हें सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके पहले 2 सचिव मुख्यमंत्री थे, अब तीसरे मुख्यमंत्री के सचिव होंगे। और ये कई जिलों के जिलाधिकारी रहे, जैसे कानपुर के बदले उन्नाव जिला, वहाँ के जिलाधिकारी रहे सुरेंद्र सिंह। एक ये अनुभवी अधिकारी हैं। इनके ज्वाइन करने से उत्तर प्रदेश को और भी फायदा होगा, क्योंकि इनकी अनुभव, जो भारत सरकार के अनुभव का भी इनको फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के 3 सचिव हो गए हैं, 1 प्रमुख सचिव, 3 सचिव हो गए हैं और आज इन्होंने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया के बख्श जी जानकारी देने के लिए। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव का अब संभालेंगे चार्ज। इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं सुरेंद्र सिंह। उन्नाव पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग पर कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में भेज दिया गया। अभियुक्तों ने बैंक खातों के जरिए ठगी कर कमीशन लेने की बात भी कबूल लिए। बता दें, पीड़ित के खाते में साइबर फ्रॉड से आए 1 लाख रुपए सीज किए हुए थे। साथ ही पीड़ित को गला दबाकर धमकी देने के भी आरोपियों पर आरोप लगे हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसपी उन्नाव के निर्देशन में साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। सामने देखो राहुल।
बाराबंकी के जिला पंचायत सभागार में मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर प्रेस वार्ता एवं व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कारागार राज्य मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश शाही ने कहा कि आत्म भारत केवल एक नारा नहीं है बल्कि राष्ट्र सम्मान का एक मजबूत संकल्प है। उन्होंने स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा को आत्मनिर्भरता के त्रिवेणी बताया। मंत्री ने कहा कि यह अभियान 25 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा और इसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में भाजपा और अन्य संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उनका है ये देश की हम सबका देश है कि हम स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी उपयोग करें, इसका प्रचार प्रसार करें और देश तभी आगे बढ़ेगा हमारा जब हम अपने देश का सामान इस्तेमाल करेंगे। देश में हमारे जो सामान हम उसका उपयोग करें। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र में एक जमसड़ा गांव में एक अजीबोगरीब घटना ने सभी को चौंका दिया। लगातार बारिश के बाद गांव के करीब 20 से 25 घरों में ट्यूबवेल और हड़कंप में पीले पानी के साथ मछलियां निकल रही थी। सिंधी, टेंगना, गिरई और गोईजा जैसी प्रजातियों की मछलियां ग्रामीणों के पास पानी के स्रोतों से निकल रही थी। नंदू कुशवाहा, सीता कुशवाहा, प्रमिला देवी और चंपा देवी समेत कई ग्रामीणों ने इस घटना की पुष्टि की है। पानी की गुणवत्ता बेहद खराब होगी जिससे पालतू जानवरों से पीने को इनकार कर रहे हैं। अब ग्रामीण पीने का और खाना बनाने के लिए आरओ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। चालू करा लो, हकीकत में कहाँ हम बताएं भैया क्या बात की। तो मछली निकल रही है ट्यूबवेल से? हाँ निकल गई। अच्छा, कब से निकल रही है? कल से? कल सुबह। अच्छा, 5 अक्टूबर को जैसे सुबह निकली थी, कितना मछली निकली थी? अरे 1 किलो 1.5 किलो करीब। अच्छा, कौन कौन मछली थी? गिरई, सिधरी, जड़ुली, सिंगी, गोईजा, टेंगना, कवई। मतलब 2-2, 4-4, 5 की संख्या में ऐसे निकली थी छोटी छोटी। गिरई सबसे ज्यादा। कानपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय सरकरा संस्थान का 90वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 350 बेड वाले छात्रावास और केंद्रीय मेस का निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने संस्थान के पुनर्गठन, टिश्यू कल्चर, रोग मुक्त गन्ने की किस्मों और इथेनॉल उत्पादन पर चल रहे शोध कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि संस्थान अनुसंधान और विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और कई प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तीखे राजनीतिक बयान भी दिए। आज 90 वर्ष के स्थापना दिवस पर, अरे भाई यार आप लोग या तो दूर से थोड़ा कर लीजिए। देख, आज मैं कानपुर में 90 वर्ष का नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस के अवसर पर मैं इधर आया हूं। आज एक बहुत बड़ा हॉस्टल और एक मेस का हमने शिलान्यास भी किया है। कानपुर विकलांग एसोसिएशन द्वारा यूडीआईडी कार्ड बनाने में कानपुर निगम को प्रथम स्थान मिलने पर अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र मैथानी व अध्यक्ष विकलांग एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने किया। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अंग वस्त्र मोमेंटो देकर जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चिरंजीवी प्रसाद, सुधांशु प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ सहायक विधायक विपिन कुमार मिश्रा को सम्मानित किया। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले अधिकारियों को सरकार सम्मान कर रही है। यूडीआईडी कार्ड बनाने में कानपुर को प्रथम स्थान प्राप्त होना गौरव की बात है। आज विकलांग एसोसिएशन द्वारा कानपुर जो है यूडीआईडी कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके उपलक्ष्य में जो दिव्यांग बोर्ड के डॉक्टर हैं और जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी हैं, उनका सम्मान किया गया है। दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए आज यहाँ के संबंधित दिव्यांग जन अधिकारी और डॉक्टर्स का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी ने लगातार विकलांगता शब्द बदल करके दिव्यांग शब्द और पहले बार में एलिम्को जैसी संस्थान को 650 करोड़ से ज्यादा, उसके बाद 750 करोड़ से ज्यादा दे करके जर्मन टेक्नोलॉजी से जोड़कर पूरे देश के दिव्यांग भाई बहनों की सेवा को अद्भुत रूप से करने का काम किया।
गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉस्को विशेष कोर्ट ने आरोपी संजय नेट को मृत्युदंड की सजा सुनाई। ये मामला 19 फरवरी 2024 का है, जिसमें आरोपी ने बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को अपने घर के बक्से में छिपा दिया था। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद किया। अभियोजन पक्ष के कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने आरोपी को आईपीसी की धारा 377, 302 और पॉस्को एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला गाजीपुर में 14 वर्षों के बाद किसी आरोपी को मृत्युदंड देने का मामला है। श्रीमान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्री राम अवतार प्रसाद जी ने धारा 317, 302 आईपीसी व 5M तथा 5J सब क्लास 4/6 पॉक्सो एक्ट में एक जजमेंट डिलीवर किए हैं, जिसमें अभियुक्त को धारा 302 और 5 जो है J सब क्लास 4/6 पॉक्सो एक्ट में मृत्यु दंड से दंडित किए हैं। यह प्रकरण जो है 19 फरवरी 2024 का, आज से मात्र 20 माह पहले का है। देवरिया जिले के महर्षि देवर हवा बाबा मेडिकल कॉलेज में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। ओपीडी वार्ड की 5वीं मंजिल पर बने पानी के टैंक में एक अज्ञात मरीज का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शव 1 सप्ताह से टैंक में पड़ा था, जिससे पानी में दुर्गंध फैल गई और मरीजों व तीमारदारों ने वही पानी उपयोग किया। इस घटना पर पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कनकलता सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना देवरिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करती है और मेडिकल कॉलेज अब रेफर सेंटर बनकर रह गया है। यह मेडिकल कॉलेज को हम लोग रेफर मेडिकल कॉलेज के नाम से घोषित कर दिए हैं और महीनों से उस पानी की टंकी में डेड बॉडी सड़ रही थी और प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ की जनता मरीज पानी पी रहे थे। और जब इन्होंने शिकायत किया कि बदबू आ रही है, तब भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये जितनी इसकी निंदा करिए, और मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के प्रिंसिपल को और यहाँ के SMS को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।